कल हम कर रहे थे बहुलीकरण एल्कीन में रिएक्शन नंबर 15 और ये रिएक्शन हो गई थी। इसके बाद है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में दो रिएक्शन आप ध्यान रखिएगा। इसको कहते हैं एलिलिक प्रतिस्थापन। प्रोपीन जो होता है उसमें ये जो कार्बन होता है ये वाला, ये एलिलिक कार्बन होता है। तो 500 डिग्री पर अगर क्लोरीन से इसकी अभिक्रिया कराते हैं अपन 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इस कार्बन पर प्रतिस्थापन होता है, हाइड्रोजन हट के Cl आ जाता है। दो बातें याद रखनी है इस अभिक्रिया में आपको कि प्रतिस्थापन हो रहा है एलिलिक कार्बन पर, दूसरा इसमें योग नहीं हो रहा है। क्लोरीन देख करके आप योग करा दें, जो X2 का योग कराया था आपने वो नहीं करवाना है। कैसे पता लगेगा कि वो नहीं करवाना है? ये जो ताप है, उच्च ताप, ये इंडिकेट करता है कि आपको प्रतिस्थापन कराना है, योग नहीं कराना है। अगर ये नहीं लिखा हुआ होता तो आप यहाँ पर योग करा देते, Cl यहाँ आ जाता, एक Cl यहाँ आ जाता। समझ में आ गई बात आपकी? तो एलिलिक कार्बन पर प्रतिस्थापन होता है, इसको एलिलिक प्रतिस्थापन भी कहते हैं। एलिलिक प्रतिस्थापन। ये प्रतिस्थापन यदि एलिलिक कार्बन पर ब्रोमिनेशन कराना है तो हम क्या लेते हैं? एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड से कराते हैं। एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, इसको शॉर्ट में कहते हैं NBS। पूरा नाम है इसका एन ब्रोमो। नाइट्रोजन पर ब्रोमो है, नाइट्रोजन पर ब्रोमो है इसलिए एन ब्रोमो, ऐसे लिखते हैं इसको, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। तो याद रखना कि एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड क्या काम आता है? ये ब्रोमीन देता है, ब्रोमो समूह देगा। वो कहाँ जाएगा? एलिलिक कार्बन पर। क्या बनता है? नहीं, ये अभिकर्मक ये काम कर रहा है। इस अभिकर्मक से ब्रोमो समूह मिलता है जो एलिलिक कार्बन पर हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है, और जो हाइड्रोजन निकली वो क्या बना देता है? ये सक्सिनिमाइड होता है। ये एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड है, ये बदल जाता है सक्सिनिमाइड में, सक्सिनिमाइड में। तो प्रतिस्थापन में आप एल्कीन में देखिएगा, जो स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, उदाहरण है, विशिष्ट एग्जाम्पल है, वो क्या है? प्रोपीन पर क्लोरीनेशन और प्रोपीन पर ब्रोमिनेशन। क्लोरीनेशन जो होता है, क्लोरीन का जो प्रतिस्थापन होता है वो 500 डिग्री ताप पर होता है, और अगर आप ब्रोमिनेशन कराना चाहते हैं तो ब्रोमो समूह जिससे मिलेगा वो अभिकर्मक आपको लेना है। वो अभिकर्मक है एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, NBS जिसको शॉर्ट में कहा जाता है। तो ये 16 अभिक्रियाएं आपकी हो गई है प्रतिस्थापन तक। नेक्स्ट है, उसके पहले एक विशेष अभिक्रिया पहले ले ली है। विशेष में क्या है कि एथीन के दो अणु सल्फर मोनोक्लोराइड से क्रिया करते हैं।
H2Cl2 सल्फर मोनोक्लोराइड कहलाता है, सल्फर मोनोक्लोराइड। मोनोक्लोराइड दो क्लोरो है, फिर भी मोनो इसलिए लिखा है क्योंकि ये इसका अनुपात जो 1:1 है, इसलिए सल्फर मोनोक्लोराइड इसका नाम है, ध्यान रखिएगा। इससे क्या बनता है, आपस में बात नहीं, इधर ध्यान दें आप। ये जो बनता है इसमें क्या होता है, इस प्रकार से योग होता है कि Cl, एक Cl इधर आ गया और एक Cl इस कार्बन पर आ गया, सल्फर दोनों के बीच में एक आ जाता है और एक सल्फर मुक्त हो जाता है। इसको कहते हैं मस्टर्ड गैस। ये कहलाती है मस्टर्ड गैस। ये विशेष अभिक्रिया है जो एथीन की है, किसके साथ है, सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ है, एंड उत्पाद क्या है, मस्टर्ड गैस। रिएक्शन नंबर दहन, कंबशन, जो आपके एल्केन में भी पढ़ा है आपने और एल्कीन में भी है। ये सामान्य सूत्र होता है, दहन में ऑक्सीजन से क्रिया होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। संतुलित अभिक्रिया आपको ध्यान रखनी है, ऑक्सीजन 3N होगा, कार्बन डाइऑक्साइड 2CO2 या 2NCO2, 2NCO2 और ये भी 2NH2O। मैंने आपको जब एल्केन में दहन अभिक्रिया बताई थी तो कहा था कि उसमें यहाँ पर प्लस आता है, 2N+2 होता है ना सामान्य सूत्र एल्केन में, तो उसमें प्लस कहाँ कहाँ आया था, इधर भी था और उधर भी था। इसमें इस सामान्य सूत्र में प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो आप देख रहे हैं कहीं प्लस माइनस का निशान नहीं है। दोनों को साथ लिखिएगा, फिर एल्काइन का जब आप 1-2 दिन में पढ़ेंगे तो उसके बाद में तीनों को साथ लिख के याद करेंगे, आपको दहन अभिक्रिया तुलनात्मक रूप से याद करेंगे तो आसानी से याद रहेगी। इस अभिक्रिया जो दहन अभिक्रिया है, इसमें मेरा एक सवाल है आपसे, आप बताएं कि अगर 1 मोल एल्कीन लेंगे तो उसके पूर्ण दहन से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी या कितनी ऑक्सीजन आवश्यक होगी। 1 मोल एल्कीन के पूर्ण दहन के लिए, 1 मोल एल्कीन के पूर्ण दहन के लिए कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। बताइए। बोलिए। एक मोल एल्कीन के पूर्ण दहन के लिए 3N/2, बिल्कुल सही है। देखो इस अभिक्रिया को जब आप देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि ये 2 मोल काम आ रहे हैं एल्कीन के, 2 मोल का दहन हो रहा है और ऑक्सीजन कितनी काम आ रही है, 3N। 2 मोल के लिए 3N काम आ रही है, तो 1 मोल के लिए कितनी काम आएगी, 3N/2। ठीक है, अभिक्रिया मोलर रेशियो में होती है ना, मोलर अनुपात में होती है। ये 2 अणु के दहन के लिए 3N ऑक्सीजन चाहिए, तो 1 मोल एल्कीन के दहन के लिए कितनी चाहिए, 3N/2। 1 मोल एल्कीन के पूर्ण दहन पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, एक मोल।
अभी भी सवाल नहीं समझे आप। 1 मोल एल्कीन का पूर्ण दहन करवा रहे हैं, ऑक्सीजन चाहिए 3n/2, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी? 2 से डिवाइड कर दो उसको, 2 का भाग दे दो, 2nCO2 है ना, उसका आधा करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? nCO2। n मोल कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं। और 1 मोल एल्कीन पूर्ण दहन पर कितना मोल जल बनाएगी? वो भी n मोल जल बनेगा, जल के भी n मोल बनेंगे। तो अभिक्रिया बड़ी सरल है, लेकिन उस पर जो सवाल पूछे जाते हैं उनको आपको ध्यान से पढ़ करके जवाब देना होगा। तो 19th यानी 19वीं अभिक्रिया कौन सी है? कार्बीन का योग। प्रोपीन पर कार्बीन का योग कराइए। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कैसे काम करता है? इस प्रकार से करता है। तो ये कार्बीन जो उदासीन एक मध्यवर्ती है वो कहाँ जुड़ जाएगा? इस कार्बन पर। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में काम आते हैं, और इस CH2 के पास अभी भी इलेक्ट्रॉन युग्म है। कहाँ जुड़ा ये कार्बीन? यहाँ जुड़ा। कौन से इलेक्ट्रॉन से? इन पाई बंद के इलेक्ट्रॉन से। अब क्या होता है इसमें? ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके साथ में बंद बना लेते हैं, तो साइक्लो यौगिक बनता है, चक्रीय यौगिक बनता है। ये CH2 कहाँ से आता है? डायज़ोमीथेन से। कार्बन कहाँ से आ रहा है? डायज़ोमीथेन से। इसका स्रोत ये है, और ये कहाँ जुड़ रहा है? इस कार्बन पे जुड़ रहा है विद द हेल्प ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स की सहायता से जुड़ रहा है, तो ये बनेगा। अब यहाँ पर इस पर धनावेश आ गया इस कार्बन पर, क्योंकि इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव इस प्रकार इधर से काम करता है, तो यहाँ पर धनावेश आया। और जब धनावेश है तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे और ये जुड़ जाएगा दोनों तरफ से, तो क्या बनेगा? मेथिल साइक्लोप्रोपेन। मेथिल साइक्लोप्रोपेन। तो इस प्रकार ये 19 रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी आपने। 7 इनके रासायनिक गुण थे और 7 बनाने की विधियां थी और 19 रासायनिक गुण हैं। दोहराना चाहेंगे आप लोग या नहीं? इधर ध्यान दें सब। बनाने की विधियां 7 है ना? कौन ऐसा है जो बताएगा? 7 विधियां बतानी है, क्रम से बतानी है, और जिसको याद हो वो बताए। पन्ने पलटने पड़ रहे हैं, इसका मतलब आप साथ साथ रिवीजन नहीं करते हो। अगर आप नहीं आए तो उसका इलाज क्या है? कोई सजा तो है नहीं किसी के लिए, आपको खुद को ही दूसरे से लेके पढ़ना है। आपस में बात करना बिल्कुल बंद कर दें, करनी है तो फिर बाहर निकल जाएं आप, या फिर कोई दूसरा एक्शन लेना पड़े। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो बाहर जा सकते हैं, पढ़ना है तो यहाँ पढ़ो। फिर आप जो काम करना है सिंसियरली करना है। बताइए, कोई नहीं है जिसको 7 अभिक्रियाएं याद है बनाने की? हाँ बोलो। अल्कोहल का निर्जलीकरण, ऐसे लिख दें अपन।
एल्किल हैलाइड का वी हाइड्रो हैलोजनीकरण, डाई हैलाइड का वी हैलोजनीकरण, एल्केन का एस्टर का आंशिक क्यों है ये, इसको एल्कीन पर ही रोकना है। कॉल्बे का विद्युत अपघटनी अपचय। बड़ी सरल 7 अभिक्रियाएं हैं, आपको याद क्यों नहीं हो रही मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम है तो बता दें आप। अगर याद हो गई है आपको, अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप बोलेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। कौन है अभी बताएगा, इधर तुम बता रहे थे ना, हाँ बताओ। याद नहीं है, एक मिनट, बस रुक जाओ। अभी रुक जाओ, बैठो। हाँ भाई, अब आप बताओ, बोलो बोलो जल्दी बोलो, बोलो बोलो। ओजोनी अपघटन, फिर एल्कलीकरण के बाद, बैठ जाओ बोलो। एसिटिलीकरण, बहुलीकरण, प्रतिस्थापन, विशेष दहन नहीं है, विशेष के बाद में दहन है ना। सब ध्यान देना इस पे, बोर्ड पे जरा देख लो एक बार। मैंने आपको कहा था आपको अभिक्रियाएं यहीं याद करनी है, घर पे रिवीजन करना है और उसको यहाँ आके एक बार दोहरा रहे हैं तो दोहराना है। राधा परेवा कौन है, आज नहीं है, अच्छा प्रेजेंट कम है। प्रिया राठौड़, हाँ बताओ जल्दी से, 6 बतानी केवल, फर्स्ट 6, पहली 6 रासायनिक अभिक्रियाएं। पहला प्रश्न देखें आप, जब क्या होता है, जब एसिटिलीन एवं हाइड्रोकार्बन के मिश्रण को गर्म लिंडलार उत्प्रेरक पर प्रवाहित किया जाता है, क्या बनेगा, आप बताइए क्या बनेगा। एथिलीन और जल बनेगा, या एथेन और जल बनेगा। तीसरा है एथिलीन प्राप्त होती है, चौथा एसिटिलीन एवं एथेन प्राप्त होते हैं। क्या उत्तर होगा आप बताएं। एथिलीन, जल भी बनता है क्या इसमें, अपन केवल हाइड्रोजनीकरण करा रहे हैं, ऑक्सीजन तो कहीं आया ही नहीं है, तो एथिलीन प्राप्त, तो इसका उत्तर क्या होगा, एथिलीन प्राप्त होती है। बैठो, आप बताओ, ब्यूटीन के ओजोनाइड के जल अपघटन से क्या मिलता है। ब्यूटीन के ओजोनाइड के जल अपघटन से मिलता है केवल एथिलीन, एसिटल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड, और केवल एसिटल्डिहाइड। ब्यूटीन है,
अब ब्यूटीन कौन सी है ये पता होना चाहिए ना, पता होना चाहिए ना ब्यूटीन कौन सी है। तो इसमें आप कर लीजिए 1 ब्यूटीन, ठीक है ना। 1 ब्यूटीन के ओजोनी अपघटन से क्या मिलेगा। कल प्रश्न कराए थे ना ओजोनी अपघटन पे आपको, बताइए 1 ब्यूटीन के ओजोनाइड के जल अपघटन से क्या मिलता है। बाहर से भी कोई बताना चाहे, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा, तो बता सकता है बच्चा। 1 ब्यूटीन के ओजोनाइड के जल अपघटन से क्या मिलता है, कोई नहीं बता सकता। हाँ बोलिए। हैं सी, प्रोपियोन एल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड। बैठो। CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसका ओजोनी अपघटन कैसे होता है, कैसे होता है ओजोनी अपघटन। अगर यहाँ H है तो एल्डिहाइड बनेगा, तो CH3 CH2 CHO, ये द्विबंध आ जाता है, और यहाँ द्विबंध आएगा तो क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड। तो तीसरा जो उत्तर है इसका वो सही है। C5H10 आणविक सूत्र वाले निम्न में से किस यौगिक के जल अपघटन से एसीटोन प्राप्त होता है। ये साइक्लोपेंटेन है, बताइए। जल अपघटन से एसीटोन मिलता है क्या, कोई अभिक्रिया आपने पढ़ी है जिसमें जल अपघटन से एसीटोन बनता हो। प्रश्न सही है क्या, पहले तो ये देख लो आप। C5H10 आणविक सूत्र किसका है, ये कोई एल्कीन है ना। अब इसके जल अपघटन से मिल जाता है क्या एसीटोन, क्या करना पड़ेगा, ओजोनी अपघटन। तो इसके ओजोनाइड के, जो ओजोनाइड मान लीजिए A बना, इसका जल अपघटन करेंगे और आपको क्या मिलना है, एसीटोन मिलना है। एसीटोन कैसा होता है, तीन कार्बन आ गए ना एसीटोन में, 2 कार्बन और चाहिए आपको। ये होगा ना 2 कार्बन वाला। इसने केवल ये पूछा है कि एसीटोन मिलता है या नहीं मिलता। अब हम क्या करते हैं, जब एल्कीन की तरफ आना हो तो हम इसको हटा दीजिए और यहाँ इन दोनों के बीच में रिबन लगा दीजिए। तो ये पेंटीन क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड CH3 है ना, ये पेंटीन। कौन सा पेंटीन है ये, 2 methyl 1 2 3 4 2 methyl 2 ब्यूटीन। अब आपको जब इसका ओजोनाइड बनाना हो तो आप ध्यान रखिएगा कि ये वाला टूट जाएगा और यहाँ पर आप CO समूह लगा दीजिए और यहाँ लगा दीजिए। तो एक उत्पाद तो ये हो गया एसीटोन और एक उत्पाद एसीटल्डिहाइड हो गया। तो एसीटोन तो बन रहा है ना इसमें। अगर इसमें 5 कार्बन की शर्त नहीं होती, 6 कार्बन होते तो हम यहाँ भी एसीटोन बना देते। निम्न में से कौन सा यौगिक सिस ट्रांस समावयवता दर्शाएगा। ज्यामितीय समावयवता भी लिखा हो सकता है, सिस ट्रांस समावयवता भी हो सकता है। कौन सा यौगिक दर्शाएगा, ब्यूटाइन तो होगा ही नहीं, द्विबंध होना आवश्यक है, तो दूसरा तो होगा नहीं। और ब्यूटेनॉल
ज्यामितीय समवायता के लिए क्या आवश्यक है? द्विबंध होना आवश्यक है, इसमें नहीं है। और ब्यूटीनॉल, इसमें द्विबंध है लेकिन समूह जो है वो क्या है, अलग अलग होने चाहिए, इसलिए क्या बचा, केवल 2 ब्यूटीन बचा। तो 2 ब्यूटीन जो है वो क्या दर्शाएगा, ज्यामितीय समवायता दर्शाएगा। चलें आगे वाले प्रश्न पे। परऑक्साइड की उपस्थिति में आइसोब्यूटिलीन की HBr के साथ क्रिया से क्या प्राप्त होगा? योग कैसा होगा, मार्कोनिकॉफ नियम से होगा या नहीं होगा, आप बताओ। मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होगा, खराश प्रभाव जो होता है उससे होगा, या मुक्त मूलक योग होगा। तो इसमें क्या होता है, मार्कोनिकॉफ नियम के जब विपरीत होता है तो H कहाँ जाएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन कम हो। इस पर हाइड्रोजन कम है तो H यहाँ जाएगा और Br, तो CH2 पर Br ये रहा और H यहाँ गया, तो C इसका उत्तर होगा। एक प्रश्न का उत्तर सबको अपनी अपनी कॉपी में लिखना है और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका, फिर एल्काइन शुरू करेंगे। दो कॉलम हैं, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। इसमें पहला है ओजोन, जिंक प्लस वाटर। दूसरा अभिकर्मक है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट और H+। तीसरा अभिकर्मक है पोटेशियम परमैंगनेट और OH-। चौथा है H2O and H+। और पांचवा अभिकर्मक है B2H6, H2O2 प्लस NaOH। ये सब क्या हैं, अभिकर्मक हैं। और कॉलम 2 में हम लिख रहे हैं एसिटिक अम्ल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ब है प्रोपेन 1 ऑल, स है प्रोपेन 2 ऑल, द है एसिटल्डिहाइड प्लस फॉर्मल्डिहाइड, ई है प्रोपेन 1,2 डाइऑल। प्रोपीन से, ध्यान से प्रश्न को सुन लीजिए पहले। प्रोपीन जो है उसकी क्रिया करवा रहे हैं इन अभिकर्मकों से, यानी 5 अभिक्रिया हम एक साथ पढ़ रहे हैं। बनने वाला उत्पाद क्या होगा वो इसमें से आपको छांटना है, ठीक है, समझ में आ गया प्रश्न। प्रोपीन की इस अभिकर्मक से कराने पर क्या बनेगा वो बताना है आपको। तो उत्तर मैं इधर लिखूंगा आपके, जल्दी से अपनी अपनी कॉपी में ये पूरी रिएक्शंस कर लीजिए, अभिक्रियाएं कर लीजिए।
प्रोपीन के साथ इन अभिकर्मों की अभिक्रियाएं करानी है आपको और उत्पाद लिखना है ताकि आप इसमें से बता सको मुझे कि कौन सा उत्पाद बनेगा। जल्दी करिए फटाफट। पहली अभिक्रिया कर ली किसी ने? हाँ भाई आप बताएं। इस पहली अभिक्रिया प्रोपीन के साथ ओजोन की क्रिया कराई, जिंक और वाटर भी ले लिया है। अब क्या बनेगा इसमें बताओ, इनमें से क्या बनेगा? नहीं कर पाए अभी तक? क्यों? कल ओजोनी अपघटन बताया था, आज भी एक सवाल करा दिया, अभी तक आपने नहीं किया। बैठ जाओ। एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड। किसी को अभी तक समझ में नहीं आया हो ये अभिक्रिया तो बता दे वापस। आ गया सबको? कुछ दोनों तरफ ही नहीं रहते, आ गया उसमें भी नहीं है, नहीं आया उसमें भी नहीं है, वो बीच वाले कहाँ जाएंगे? है क्या कोई ऐसा? पहला है ओजोनी अपघटन। इसका मतलब क्या? इस अभिक्रिया अभिकर्मक को देख के आप क्या पहचान रहे हैं कि इसका ओजोनी अपघटन कराना है। पूर्ण जल अपघटन मतलब ओजोनाइड बनेगा, उसका जल अपघटन कराएंगे। जिंक क्यों लेते हैं? परऑक्साइड जो बनता है इसमें वो ऑक्सीकरण नहीं कर पाए इसलिए, तो इसमें ये दया हो गया इसका। दूसरे का बताओ, आप बताओ। प्रोपीन का जब पोटेशियम परमैंगनेट से अभिक्रिया होती है, H+ यहाँ पर माध्यम को बता रहा है, अम्लीय माध्यम को, तो क्या होगा, क्या बनेगा? एसिटिक अम्ल प्लस, मतलब इसका क्या हो रहा है? ये कौन सी अभिक्रिया है? 19 अभिक्रियाओं में से कौन सी अभिक्रिया है ये? ऑक्सीकरण। बैठो। तीसरा, पोटेशियम परमैंगनेट क्षारीय माध्यम में क्रिया कर रहा है, इससे क्या बनेगा? कौन सी अभिक्रिया है ये? आप 19 अभिक्रियाओं में से कौन सी अभिक्रिया तो पता लगाओ। प्रोपेन 1,2 डायोल बन रहा है ना, हाइड्रोक्सिलीकरण है ना ये। और ये क्या है? इस अभिकर्मक का क्या नाम है? 1% क्षारीय KMnO4। क्षारीय है ना ये, OH है इसलिए क्षारीय है ना, बेयर अभिकर्मक, तो ये बना E। चौथा है जल अपघटन करा रहे हैं अम्लीय माध्यम में, क्या बनेगा? यस है। ये कौन सी अभिक्रिया है? बोलिए बोलिए, कौन सी है? हाइड्रोक्सिली में तो बता दिया, अभी डायोल बनता है हाइड्रोक्सिल। ये 2 ऑल बन रहा है ना, 1 ऑल होता जब तो कह देते हैं हाइड्रोबोरीकरण, और हाइड्रोबोरीकरण का लिया ही नहीं है यहाँ पे। OH को जोड़ रहे हो और एल्कलीकरण बोल रहे हो, एल्कलीकरण कैसे हो सकता है? पहली से शुरू करो हाथ पे, आपको अपने आप पता लग जाए कौन सी है। H2X2HX, X तो कहीं आ ही नहीं रहा। फिर NOCl, वो भी नहीं है। HOCl भी नहीं है। फिर उसमें क्या करते हैं? जल का योग ही तो होता है, अम्लीय माध्यम हो गया ना, दिख रहा है, और जल का योग हो रहा है, तो ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का जो बताया था वो योग है। अच्छा, ये हाइड्रोबोरीकरण आ गया, परऑक्साइड और NaOH से कराते हैं तो क्या बनता है?
देखो ये प्रश्न को करने का भी उतना ही समय मिलेगा आपको जितना सीधे सीधे 4 ऑप्शन दिए हुए हों और करने को दिया जाए। यानी एक अभिक्रिया पूछता ना वो केवल, तब भी 4 उत्तर होते उसके, तो वो इतना ही समय मिलता आपको इसको करने का परीक्षा में, और इसमें भी उतना ही समय मिलेगा। इसलिए आप देख लीजिए कि आप वो किस स्तर तक की तैयारी कर रही है। बिल्कुल एल्कीन की तरह ही एक और चैप्टर इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का है, एल्काइन। जब कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध हो तो उसको अपन कहते हैं एल्काइन। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है एल्कीन एल्काइन में, इतना सा अंतर है कि एल्कीन में 1 पाइबंध होता है और इसमें 2 पाइबंध होते हैं। कार्बन पर कैसा संकरण होता है आप बताएं, आप बताएं, जो बात कर रहे थे ना अभी वो बताएंगे। एसपी, अपना नाम भी बता दो जरा मुझे। हैं? विनोद कुमार साहू। स्कूल कौन सा है आपका? चलिए बैठिए। एल्काइन में आपको पढ़ना है अल्काइन में कैसी समावयवता होती है, संरचना कैसी होती है एल्काइंस की, बनाने की विधियाँ क्या है, एल्काइन की क्रियाशीलता, एल्काइन के रासायनिक गुण और एल्काइन के उपयोग। देखिए सामान्य सूत्र जो है CnH2n-2, यहाँ पर माइनस आ गया है, अब ठीक है दिख रहा है। सामान्य सूत्र CnH2n-2, एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n और इसमें -2, 1-2 हाइड्रोजन और कम हो गया। संकरण इसमें कार्बन पर sp होता है, ये कार्बन भी sp संकरित है और ये कार्बन भी sp संकरित है। बंध लंबाई 1.20 एंगस्ट्रॉम, आकृति क्योंकि बंध कोण 180 डिग्री होता है, रेखीय होती है, बंध ऊर्जा 836 किलो जूल प्रति मोल होती है। ये एसिटिलीन की संरचना देख लीजिए आप, एसिटिलीन इस प्रकार का है, 180 डिग्री का बंध कोण आपको दिख रहा है, ये कार्बन sp संकरित है, ये कार्बन sp संकरित है, ये हाइड्रोजन इससे अतिव्यापित हो रहा है। ये कैसा अतिव्यापन है? sps, और ये sp, और ये तीनों sp sp है क्या? जो सिग्मा है, जो सिग्मा है वो तो sp sp संकरण है, sp sp अतिव्यापन है। जो पाई है वो दूसरा पाई भी, लेकिन ये py और ये pz, तो इस प्रकार से 2 इसमें पाई बंध है। ये देख लीजिए आप, इसके और इसके बीच में कितना कोण है? दो पाई कक्षकों के बीच में कितना कोण होता है? 2 पी कक्षकों के बीच में 90 डिग्री होता है, 120 डिग्री नहीं होता है, 90 डिग्री होता है। 2 पी कक्षक जो बचे हुए रहते हैं sp संकरण में, कार्बन का एक S और 3 P जो होते हैं, ये sp संकरण हो गया। एक S और एक P कक्षक मिलके 2 sp संकरित कक्षक बनाते हैं, तो 2 P कक्षक बचते हैं ना, ये एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। नामकरण, सामान्य नाम जो होता है वो एसिटिलीन, पहला जो सदस्य है इसका इस श्रेणी का वो एसिटिलीन है, जिसको IUPAC में एथाइन कहते हैं।
YNE आता है। एसिटिलीन जो है इसका पहला सदस्य है, 2 कार्बन वाला है, सामान्य नाम एसिटिलीन है और IUPAC में एथाइन। अगर एक H हटा के मैथिल समूह लगा देते तो मैथिल एसिटिलीन कहलाता है और इसको प्रोपाइन कहते हैं। इसमें स्थिति बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक ही जगह चाहे इधर ट्रिपल बॉन्ड आए चाहे उधर आए, बात एक ही है। अगर ये दूसरी स्थिति पर आ गया तो इसको डाई मैथिल एसिटिलीन कहते हैं क्योंकि 2 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं, और इसको ब्यूटाइन 2 भी कहते हैं। और ब्यूटाइन 2 का दूसरा समावयव ब्यूटाइन 1 भी हो सकता है जो एथिल एसिटिलीन कहलाता है। तो डाई मैथिल एसिटिलीन और एथिल एसिटिलीन दोनों क्या हैं, एक दूसरे के स्थिति समावयव हैं। इसमें दो नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है और इसमें 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है। डाई मैथिल एसिटिलीन और फिर एथिल एसिटिलीन, ये पहले 4 सदस्य आप मान सकते हो एसिटिलीन श्रेणी के। समावयवता, बना लिया। समावयवता में देखिए आप 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन, अभी जैसा मैंने बताया आपको क्या है, एक दूसरे के स्थिति समावयव। स्थिति दिख रही है ना ट्रिपल बॉन्ड की, त्रिबंध की स्थिति में अंतर है, इसलिए 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन स्थिति समावयव है। और अगर 5 कार्बन वाला कोई एल्काइन है, पेंटाइन जिसको बोलते हैं, तो वो पेंटाइन हो सकता है एक सीधी श्रृंखला में हो और 1 नंबर पर उसके अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो 1 पेंटाइन होगा, यहाँ होगा तो 2 पेंटाइन होगा, यहाँ होगा तो 3 होगा, 2 होगा, वो 2 ही होगा, तो उधर से फिर नंबरिंग होगी। तो 1 पेंटाइन और 2 पेंटाइन स्थिति समावयव हो गए, लेकिन इसमें श्रृंखला समावयवता भी संभव हो जाती है क्योंकि इसमें आइसो समूह आ सकता है। तो 3 मैथिल 1 ब्यूटाइन इसको कहते हैं। तो ये क्या है, एक दूसरे के श्रृंखला समावयव है। 3 मैथिल 1 ब्यूटाइन और पेंटाइन 1 पेंटाइन क्या है, श्रृंखला समावयव हैं। क्रियात्मक समूह समावयवता देखिए आप कि एक 4 कार्बन वाला एल्काइन लीजिए, 1 ब्यूटाइन, ये 1 ब्यूटाइन है, इसमें 2 पाइबंद है। उन 2 पाइबंदों को इस प्रकार से भी व्यवस्थित कर सकते हैं कि एक पाइबंद यहाँ पर और एक पाइबंद यहाँ पर, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये ब्यूटाडाइन है, इसमें 2 ईन है, इसमें एक YNE है, इसमें 2 ईन है, यानी 2 पाइबंद अलग अलग हैं, इसमें 2 पाइबंद साथ में, तो ये ट्रिपल बॉन्ड हुआ और ये 2 द्विबंध हुए। तो ये दोनों क्या हुए, एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयव हुए। तो एल्काइन एवं डाइन, ये एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयव है, इनके क्रियात्मक समूह अलग अलग हो गए। अगर इसमें जैसे मैंने बताया था एल्कीन में आपको कि अगर चक्रीय यौगिक बनता है तो क्या हो जाता है, जो चक्रीय एल्कीन है वो एल्कीन के, चक्रीय एल्केन जो हैं वो एल्कीन के साथ में समावयवता दर्शाते हैं। यहाँ पर एक पाइबंद कम होगा लेकिन एक तो रहेगा। इसका सूत्र देखिए क्या है, CH, ये CH2 और ये CH3, तो C4H6 है ना। यहाँ देखिए क्या है इसका सूत्र, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2, ये क्या C4H6, ये क्या हुआ, ये भी क्रियात्मक समूह समावयव हुए। तो 3 क्रियात्मक समूह समावयवता हो जाती है। साइक्लोएल्कीन, डाइन और एल्काइन के बीच में जो समावयवता है वो कैसी है, क्रियात्मक समूह समावयवता है। और एल्कीन में कैसी समावयवता होती है, एल्कीन किसके साथ में क्रियात्मक समूह समावयवता दर्शाता है, साइक्लो एल्केन। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि एल्कीन और साइक्लो एल्केन, जैसे एल्कीन है 4 कार्बन वाला और ये साइक्लो एल्केन है,
इसमें कोई पाइबंद नहीं आ रहा है, ये एक दूसरे के क्या हैं, क्रियात्मक समूह समावयव है। जैसे ये एल्काइन के साथ में एक द्विबंध रह जाता है, साइक्लिक जब बनाते हैं तब, तो एल्काइन डाइन और साइक्लो एल्कीन क्रियात्मक समूह समावयव है, और एल्कीन और साइक्लो एल्केन क्रियात्मक समूह समावयव है। सीधा इनका विरचन यहाँ पर केवल 5 विधियां पढ़नी है आपको बनाने की। कितनी विधियां पढ़नी है? 5। एल्कीन में पहली कौन सी थी? यहाँ नहीं है ना। दूसरी कौन सी थी वहां पर? एल्किल हैलाइड का वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। यहाँ किसका करा रहे हैं? डाइहैलाइड। वहाँ डाइहैलाइड का क्या करवाया था? वी हेलोजनीकरण। और यहाँ करा रहे हैं हम डाइहैलाइड का वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। ये किस प्रकार का डाइहैलाइड है? जेम डाइहैलाइड है। वहाँ हमने जब वी हाइड्रो हेलोजनीकरण कराया था तो आपको ध्यान आ रहा होगा, हमने लिया था अल्कोहलिक KOH। क्या लिया था? अल्कोहलिक KOH। H यहाँ से इस कार्बन से और X यहाँ से, यहाँ पे क्या आ जाएगा? द्विबंध आ जाएगा। CH2 या इसको यूं लिख लीजिए, पहले पद में आपने क्या कराया? वी हाइड्रो हेलोजनीकरण माइनस HX। अब क्योंकि अल्कोहलिक KOH में पोटेशियम आयन भी है तो ये KX बना देगा, और जल के साथ मिलके ये OH के साथ मिलके H आयन H2 बना देगा। तो KX और H2, ये देखिए इधर लिखा हुआ है आपके सामने, अल्कोहलिक KOH लिया है और KX और H2 निकलता है। दूसरे पद में इसका जो वी हाइड्रो हेलोजनीकरण और कराना है, एक बार और कराना है, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसकी तुलना में प्रबल क्षार लेना पड़ता है, और वो है सोडामाइड NaNH2। दोबारा जब इससे हटाना पड़ रहा है HX तो थोड़ा मुश्किल होता है, और उसके लिए हम क्या लेते हैं? सोडामाइड लेते हैं। तो ऐसा लेने से क्या होगा? फिर H यहाँ से हट जाएगा और X ये हट जाएगा, तो आपको मिलेगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH। बन गया एसिटिलीन। तो वी हाइड्रो हेलोजनीकरण एक बार में नहीं होता है, 2 बार में कराना पड़ता है, और 2 बार कराने के लिए हमें पहले तो अल्कोहलिक KOH हमारा काम कर जाता है, दूसरी बार में हमें सोडामाइड लेना पड़ता है जो इसकी तुलना में प्रबल होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, देखिए प्रोपाइलिडीन क्लोराइड। प्रोपाइलिडीन क्यों बोला है? लीडीन शब्द कब आता है? जब दोनों हेलोजन एक ही कार्बन से, जो जेम डाइहैलाइड जब है तो लीडीन शब्द आता है, और अगर डी नहीं आए, प्रोपाइलीन क्लोराइड होता तो वो विसिनल डाइहैलाइड होता। तो ये हो गया इस तरीके से। अल्कोहलिक KOH जब लिया है तो यहाँ पर H इससे गया और Cl यहाँ से गया, इस प्रकार से HCl निकल गया, तो ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और फिर Cl यहाँ एक अटैच्ड है। फिर सोडामाइड लिया तो ये HCl फिर निकल जाता दूसरी बार में, तो प्रोपाइन बनता है। IUPAC में क्या बोलेंगे इस प्रोपाइलिडीन क्लोराइड को? आप बताएं। प्रोपाइलिडीन क्लोराइड को IUPAC में क्या बोलते हैं? इसको 1 डाइक्लोरो प्रोपाइन। सही है, सही है, 1 डाइक्लोरो प्रोपाइन सही है।
गलत है। जब डाई बोल रहे हो तो दो संख्याएं बोलनी पड़ेगी ना, 1,1 डाई क्लोरो प्रोपेन। बैठ, प्रोपेन है ना वो तो, ये तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, 1,1 डाई क्लोरो प्रोपेन। और सामान्य नाम इसका होता है प्रोपाइलिडीन क्लोराइड। अगर विसिनल डाइहैलाइड हो तो क्या होगा, इसमें भी HX ले लीजिए। HX लेंगे तो क्या होगा, इसका H और इसका X निकलेगा, CH डबल बॉन्ड CH2 और ये X, यही होगा ना। ये अल्कोहलिक KOH से हो जाएगा। दूसरी बार में सोडामाइड लेंगे तो ये फिर X इधर से और H यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ये जो डाइहैलाइड है, मान लीजिए ये 2 कार्बन वाला है, तो ये एथिलीन क्लोराइड, सामान्य नाम एथिलीन क्लोराइड। जैसे प्रोपाइलिडीन क्लोराइड था तो लीडीन शब्द जो था वो इंगित करता है कि जेम डाइहैलाइड है, और प्रोपाइलीन क्लोराइड है तो ये भी इंगित करता है कि ये डाइहैलाइड है, लेकिन ये विसिनल है। लेकिन जब IUPAC में लिखेंगे तो डाई शब्द आएगा, 1,2 डाई क्लोरो इथेन, 1,2 डाई हेलो इथेन। इसकी क्रियाविधि आपको समझनी है। देखिए सब बताया हुआ है आपको, मैं यही बताता हूँ स्लाइड पे आपको। ये है विसिनल डाइहैलाइड, इसकी अल्कोहलिक KOH से क्रिया हो रही है, HX निकल रहा है। नहीं है क्या सुविधा, इसको दिखाने की सुविधा है क्या, माउस से आ जाएगा, कैसे आएगा, हाँ ये देखिए, OH माइनस आयन अल्कोहलिक KOH से जो मिल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर, H यहाँ से गया, क्या गया, X गया ना यहाँ से, और H किधर से गया, इधर से गया। ये H यहाँ गलत दिख रहा है आपको, 2 H है ना, एक ही H है ये, ठीक है। ये क्या बना, अब जो बना है इसको कहते हैं वाइनिल हैलाइड। अब ध्यान दीजिएगा, जो वाइनिल हैलाइड होता है ये बहुत कम क्रियाशील होता है। यहाँ क्या ध्यान रखना है आपको, जो वाइनिल हैलाइड होता है बहुत ही कम क्रियाशील होता है। कारण क्या है उसका, अनुनाद, क्योंकि इसमें यही वाला एग्जांपल ले लें आप, RCH डबल बॉन्ड CHX। हेलोजन के पास में 3 इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, ये इलेक्ट्रॉन युग्म इधर जाएंगे तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का विस्थापन होगा, और ये क्या कहलाता है, अनुनाद। इसकी अनुनादी संरचना क्या होगी, यहाँ पे ऋणावेश और इस पर धन आवेश, और यहाँ द्विबंध। समझ गए आप कैसे हुआ ऐसा, अनुनाद के कारण। ये देखिए, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, हेलोजन पे जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये वाला इधर आ गया, इस कार्बन हेलोजन के बीच में ये द्विबंध हो गया। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन द्विबंध था, ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पहुँच गया तो ये हो गया ऋण आवेश आ गया, और इस पर धन आवेश। ये अनुनाद क्यों हुआ, हेलोजन परमाणु पर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, ये देखिए हेलोजन परमाणु पर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो एकांतर क्रम में है इस पाई बंध के। ये देखिए इलेक्ट्रॉन युग्म, सिंगल बंध, फिर द्विबंध। तो एकांतर क्रम में होने कारण, जिसको कॉन्जुगेशन कहते हैं, संयुग्मन कहते हैं, उसके कारण से इसमें अनुनाद संभव होता है।
अब दूसरे पद में HX का विलोपन कराने के लिए इसी कारण से, क्योंकि अनुनाद के कारण इसका स्थायित्व बढ़ जाता है, अब फिर आपको विलोपन कराना है तो आपका अल्कोहलिक केवज यहाँ काम नहीं करेगा, इसलिए प्रबल क्षार लेते हैं। तो पूछा जाए कि प्रबल क्षार क्यों लेते हैं दूसरे पद में सोडामाइड के रूप में, तो वो इसलिए लेते हैं कि अनुनाद के कारण वाइनिल हैलाइड का स्थायित्व बढ़ जाता है। इससे अगर वी हाइड्रोहेलोजनीकरण कराना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से H और यहाँ से X हटाना है, तो आपको क्या आवश्यकता पड़ेगी, प्रबल क्षार की आवश्यकता पड़ेगी, तब ये हो पाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि वाइनिल हैलाइड में अनुनाद के कारण स्थायित्व अधिक होता है, इसलिए हमें प्रबल क्षार की आवश्यकता पड़ती है। चलें आगे। ये पहला हुआ डाई हैलाइड का वी हाइड्रोहेलोजनीकरण। अपने पास में 2 टर्न और हैं, आज तो ये शुरू हुआ है, कल और परसों में इस एल्काइन को ख़त्म करना है। इसके लिए आवश्यक है कि आप एल्कीन को पूरा अच्छे तरीके से घर पे पढ़ के आ जाइएगा, तो एल्काइन आपको और आसानी से समझ में जल्दी आ जाएगा। तो परसों इसको ख़त्म कर देंगे ताकि उसके बाद वाले जो भी टर्न अपने को मिलेंगे उसमें अपन 12th का जो एल्किल हैलाइड वाला पार्ट है वो शुरू करेंगे। और जब भी इसके बाद में टर्न मिलेगा आपका टेस्ट होगा एल्केन एल्कीन एल्काइन का। दूसरी विधि है बनाने की टेट्रा हैलाइड का। यहाँ पर वी हैलोजनीकरण करा रहे हैं लेकिन यहाँ टेट्रा हैलाइड का कराते हैं। एल्कीन बनाने में किसका किया था, डाई हैलाइड का वी हैलोजनीकरण किया था, और यहाँ किसका करते हैं, टेट्रा हैलाइड का। टेट्रा हैलाइड का वी हैलोजनी करने के लिए यहाँ भी जिंक काम में लेते हैं। अभिक्रिया समझ में आ रही है ना आपको। जब जिंक लेते हैं और टेट्रा हैलाइड है तो वो क्या करता है, (2ZnBr2) निकल जाता है, 2ZnBr2 निकल जाता है। और ये जो Br है ये कौन हटाता है, जिंक। एक ZnBr2 दूसरा ZnBr2, तो एक बार अगर इस पर विलोपन हुआ तो एक पाइबंद आएगा, दूसरा विलोपन हुआ दूसरा पाइबंद आएगा, तो हमें क्या मिलेगा, प्रोपाइन। विलोपन कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। तो 1122 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन इसको IUPAC में बोलते हैं। तो टेट्रा हैलाइड का वी हैलोजनीकरण कराने पर हमें क्या मिलता है, एल्काइन मिलता है। तीसरी अभिक्रिया उच्च एल्काइन का निर्माण। किसका निर्माण, उच्च एल्काइन। उच्च एल्काइन का मतलब हुआ कि निम्न एल्काइन आप लोगे और उच्च एल्काइन बनाओगे। पहला है डाई हैलाइड का वी हाइड्रोहेलोजनीकरण, दूसरा टेट्रा हैलाइड का वी हैलोजनीकरण, और तीसरा है उच्च एल्काइन का निर्माण। उच्च एल्काइन का निर्माण करने के लिए 2 पद हैं। पहले पद में हम एसिटिलीन बनाएंगे, क्योंकि हमें पहले छोटा वाला एल्काइन तो हो, उसी से तो बड़ा बनाएंगे। एसिटिलीन का निर्माण करना है, और एसिटिलीन का निर्माण करने के लिए 2 विधियां काम में लेते हैं। कैल्शियम कार्बाइड का जल अपघटन। एल्यूमिनियम कार्बाइड का जल अपघटन कराया था तो क्या बना था, एल्यूमिनियम कार्बाइड का जल अपघटन कराया था तो क्या बना था, आप बताओ, हाँ बताओ क्या बनता था। मीथेन बनाने के लिए 2 बताया था ना, एक बेरिलियम कार्बाइड भी बताया था ना। और यहाँ कौन सा कार्बाइड है, कैल्शियम कार्बाइड का जल अपघटन कराते हैं तो क्या बनता है, एसिटिलीन बनता है। कोरिलेट करो, अभिक्रियाओं को आगे से पीछे की तरफ दोहराने का प्रयास करो आप।
अगर कुछ समानता नज़र आती है तो वहाँ आपको निश्चित रूप से कन्फ्यूज़न होगा। उसको दूर करने के लिए आप वापस देखिए कि वो अभिक्रिया कौन सी है। दो तरीके हैं देखने के, या तो देख के देखिए, कॉपी को घुमाइए, पन्ने पलटिए, या फिर दिमाग को पीछे ले जाइए, रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि हम कहाँ इससे पाला पड़ा था हमारा एल्यूमिनियम कार्बाइड का। तो ये कैल्शियम कार्बाइड का जब जल अपघटन कराते हैं तो एसिटिलीन बनता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। दूसरा क्या तरीका है कि कार्बन को हाइड्रोजन के वातावरण में जब विद्युत आर्क उत्पन्न किया जाता है, हाइड्रोजन गैस के वातावरण में कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं और उनके बीच में विद्युत आर्क उत्पन्न किया जाता है, तो भी एसिटिलीन प्राप्त होती है। क्या बन जाती है? एसिटिलीन बन जाती है। तो हाइड्रोजन गैस के वातावरण में ये देखिए, कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच विद्युत आर्क उत्पन्न करके एसिटिलीन बनाई जाती है। देखिए, कैल्शियम कार्बाइड जो है उसका जल अपघटन कराया तो एसिटिलीन बना, और कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड्स लिए आपने, हाइड्रोजन गैस के वातावरण में आप अगर विद्युत आर्क उत्पन्न करते हैं तो एसिटिलीन बना सकते हैं। ये तो बन गई एसिटिलीन। हमारा जो तीसरा जो शीर्षक हमने लिखा है उच्च अल्काइन का निर्माण। तो उच्च अल्काइन का निर्माण से पहले हमने पहले पद में एक छोटे अल्काइन का निर्माण किया। सबसे छोटा अल्काइन कौन सा है? एसिटिलीन। अब एसिटिलीन से हम क्या बना सकते हैं? उच्च अल्काइन बना सकते हैं। क्या बनाएंगे हम? उच्च अल्काइन। अब उच्च अल्काइन बनाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है एसिटिलीन से उच्च अल्काइन बनाने का, सोडामाइड से अभिक्रिया कराते हैं। देखिए, एसिटिलीन से उच्च अल्काइन बनाना है तो पहले हम क्या ले लें? एसिटिलीन ले लीजिए और इसकी क्रिया सोडामाइड से कराइए, NaNH2 से। इसमें क्या होगा कि ये जो सिरे वाली हाइड्रोजन है ये निकल जाती है अमोनिया के रूप में इसके साथ, ये NH2 और ये H। यहाँ से H हट गया, इसकी जगह क्या लगा दीजिए? Na। तो ये हो जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड CNA। ये Na पर प्लस चार्ज होगा, धनावेश होगा, और कार्बन पर ऋण आवेश होगा। जब त्रिबंधित कार्बन से एल्काइन में, जब त्रिबंधित कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ी हुई हो, अगर ऐसा शुरुआत एसिटिलीन है तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, पहले कोई भी एक हाइड्रोजन हटा दी हमने और ऐसा कर लिया है। अब हम और क्या कर सकते हैं? इसकी क्रिया एल्किल हैलाइड से करा दें। किससे कराएं? एल्किल हैलाइड से, RX। R का मतलब क्या हो गया? कोई एल्किल समूह जोड़ेंगे, इसका मतलब उसमें निश्चित रूप से कम एक कार्बन होगा। तो एसिटिलीन में 2 कार्बन थे, अगर ये आ जाता है कार्बन तो 3 कार्बन हो जाएंगे। तो ये देखिए Na और X निकल जाता है, R इसकी जगह यहाँ आ जाता है, तो हमें मिलता है HC ट्रिपल बॉन्ड CR, और निकल क्या गया? -NaX। ठीक है। समझ गए आप? उच्च अल्काइन बना कि नहीं बना? ये एसिटिलीन था, और अगर ये मेथिल क्लोराइड ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपाइन। ठीक है। अब हमारे पास में एक हाइड्रोजन और है जिसको हम हटा सकते हैं। ये भी त्रिबंधित कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन है, तो इसका फिर हम आगे और बढ़ें, इसको भी क्रिया करा दें सोडामाइड से। तो सोडामाइड क्या करेगा? इस हाइड्रोजन के स्थान पर Na आ जाएगा, तो ये Na प्लस C ट्रिपल बॉन्ड CR। अब वही वापस दोहरा दीजिए, एल्किल हैलाइड आप चाहो तो दूसरा ले लो, चाहो तो वही ले लो। तो ये हो जाएगा, इसकी जगह Na की जगह क्या आ जाएगा? R-C ट्रिपल बॉन्ड CR। तो उच्च अल्काइन मिल गया ना आपको? समझिए आप उच्च अल्काइन का मतलब क्या है? अगर आपके पास में एसिटिलीन है, जो आप 2 तरीके से बना सकते हैं, कैल्शियम कार्बाइड से या कार्बन के इलेक्ट्रोड्स के बीच में विद्युत आर्क उत्पन्न करके, लेकिन वातावरण किसका होना चाहिए? हाइड्रोजन का। तो आप एसिटिलीन बना सकते हैं, और एसिटिलीन जब बन जाए तो उसकी सोडामाइड से क्रिया कराएंगे, तो एक बार एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगी, दूसरी बार दूसरी हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगी, और उसकी जगह एल्किल हैलाइड आ जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि उच्च अल्काइन, ये देखिए उच्च अल्काइन बन गया है, ये उच्च अल्काइन।
ये दोनों एल्किल हैलाइड समान लिए थे R' और यहाँ भी R' लिया था। ये NX निकाला लेकिन R' लिखा नहीं है यहाँ पे, ये लिख लीजिए R'। NX निकला ना वहाँ पे। दूसरा है जो एसिटिलीन आपने बनाया है पहले पद में, उस एसिटिलीन की GR के साथ रिएक्शन करा दीजिए। आपने कराई है, आपको पता है क्या बनता है इससे, GR की सक्रिय हाइड्रोजन पदार्थों से क्रिया। ये हाइड्रोजन बहुत सक्रिय होती है, एसिटिलीन की हाइड्रोजन सक्रिय होती है। ये क्या बनता है, ये RH एल्केन बना देता है। आपने एल्केन बनाने की विधियों में पढ़ा है। एल्केन निकाल दीजिए आप इसमें। यहाँ पर हमें इस उत्पाद से मतलब नहीं, हमें दूसरे उत्पाद से मतलब है। वो क्या है, HC ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ आ जाएगा MgX। क्या आ जाएगा, MgX। अब इसकी क्रिया कराइए एल्किल हैलाइड से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड C R' और Mg के साथ X तो पहले से ही है और एक X और आ जाता है। इस प्रकार से ये एल्काइन बनता है जो उच्च एल्काइन है। तो उच्च एल्काइन का निर्माण एसिटिलीन से दो प्रकार से कर सकते हैं, सोडामाइड से क्रिया द्वारा और दूसरा एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के द्वारा, यानी GR के साथ क्रिया के द्वारा भी हम उच्च एल्काइन प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न आपसे पूछा जाए, मान लीजिए कि एसिटिलीन से टू ब्यूटाइन कैसे प्राप्त करेंगे। एसिटिलीन से टू ब्यूटाइन, प्रश्न इस प्रकार से आएगा, एसिटिलीन है, इससे टू ब्यूटाइन बनाना है, कैसे बनाएं। तो यहाँ पर आप अगर CH3Cl ले लेते हैं तो यहाँ भी CH3Cl ले लेते हैं तो बन जाएगा। और अगर ये लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, CH3Cl और फिर दोबारा कराएंगे। इसकी दोबारा क्रिया किससे कराएंगे, GR से। तो फिर आपको वही एल्किल हैलाइड दूसरे पद में लेना पड़ेगा। कर सकते हैं इसको। तो पहले जो तीसरी विधि है उच्च एल्काइन का निर्माण, वो उसमें क्या करते हैं, पहले एसिटिलीन बनाते हैं और एसिटिलीन बनाने के बाद में उच्च एल्काइन सोडामाइड से क्रिया द्वारा, सोडामाइड एल्किल हैलाइड और दूसरा GR एल्किल हैलाइड। समझ आई या नहीं, एक बार करके देखिए घर पे, कल अपन इसको दोहराएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चौथा है, बनाने की चौथी विधि है हेलोफॉर्म या प्रतिस्थापी हेलोफॉर्म से। हेलोफॉर्म आप जानते हैं क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का नाम सुना है आपने, CHCl3। दिख रहा है नीचे, ये कोई भी हेलो फॉर्म है। हेलो का मतलब अगर ये क्लोरो है तो क्लोरोफॉर्म, आइडो है तो आइडोफॉर्म, ब्रोमो है तो ब्रोमोफॉर्म। इसकी क्रिया कराइए सिल्वर से और इसके दो अणु लेंगे, ये तो निकल गया 6AgX। क्या बनेगा, इनको दोनों को, इस कार्बन को और इस कार्बन को जोड़ दीजिए, बीच में त्रिबंध बन रहा है, ये त्रिबंध बन गया। अगर आप क्लोरोफॉर्म लेते हैं तो एसिटिलीन बनेगा, और अगर आप यहाँ पर प्रतिस्थापी हेलोफॉर्म लेते हैं, इस H की जगह कोई R लगा हुआ हो तो उसको क्या कहेंगे, प्रतिस्थापी हेलोफॉर्म। प्रतिस्थापन एक ही से संभव है, H की जगह आप क्या लगा दें, R लगा दें, और यहाँ भी अगर R हो तो अपने को क्या मिलेगा, बड़ा एल्काइन मिल जाएगा, उच्च एल्काइन मिल जाएगा। दिख रहा है आपको।
स्लाइड में दिख रहा है, ये देखिए जब क्लोरोफॉर्म लिया है तो एसिटिलीन बना है, और जब अपन ने प्रतिस्थापी हेलोफॉर्म लिया है, यहाँ आर है, इधर भी आर है, तो ये क्या बना, उच्च एल्काइल बना। बड़ी सरल अभिक्रियाएं इसको बनाने की है ना। पहली 4 अभिक्रियाएं हो गई, कौन कौन सी हो गई? पहला है डाई हैलाइड का वी हाइड्रो हैलोजनीकरण, दूसरा टेट्रा हैलाइड का वी हैलोजनीकरण, फिर उच्च एल्काइन का निर्माण, पहला एसिटिलीन का निर्माण उसमें, फिर उससे उच्च एल्काइन का निर्माण, और फिर चौथा है हेलोफॉर्म या प्रतिस्थापी हेलोफॉर्म। पांचवी विधि है कॉल्बे का विद्युत अपघटनी अपचयन, इसमें भी है। इसलिए एक बार अगर पढ़ते हैं ध्यान से कॉल्बे का विद्युत अपघटनी अपचयन तो 3 बार काम आता है, ठीक है ना। एल्केन बनाने में भी काम आया था, एल्कीन में भी काम आ रहा है, और एल्कीन में भी काम आया, और एल्काइन भी बनाते हैं अपन। तो हम क्या करते हैं, कॉल्बे के विद्युत अपघटनी अपचयन में फ़र्क केवल इतना सा है कि एल्केन बनाने के लिए हमने मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण लिया था। जब हम एल्कीन बनाते हैं तो हमने द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल का, यानी जिसमें 2 COH समूह हो, ऐसे का हमने क्या लिया था, सोडियम या पोटेशियम लवण लिया था। और अब लेंगे द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल का ही पोटेशियम या सोडियम लवण, लेकिन उसमें असंतृप्तता होगी, यानी कि समझ गए आप, ये है पोटेशियम फ्यूमरेट या पोटेशियम मेलाइट। 2 नाम है इसके, 2 समावयव हैं इसके, पोटेशियम मेलाइट या पोटेशियम फ्यूमरेट। इसको पहले समझ लो आप, ये कार्बन कार्बन द्विबंध है, इससे जुड़ा हुआ है H, और इधर COK, और इधर भी H और CO। ये कौन सी शर्त पूरी करता है, ज्यामितीय समावयवता की शर्त पूरी करता है। अगर इसको हम ऐसे लिख दें, ये हो जाएगा ट्रांस, और पहले वाला कौन सा था, सिस। तो जो सिस होता है वो उसका नाम अलग है और ट्रांस का नाम अलग है। अब याद रखने के लिए थोड़ा सा आप देखेंगे, इसका जो नाम है फ्यूमरेट में F आता है ना, F इज जस्ट लाइक T से कुछ समानता नजर आती है लिखने में। याद करने के लिए बता रहा हूँ आपको, ऐसा कुछ साइंटिफिक नहीं है, वैज्ञानिक इसमें कुछ नहीं है। ये जो ट्रांस है इसका नाम है पोटेशियम फ्यूमरेट। क्या नाम है इसका, आपको कैसे याद रखना है कि F जो है वो दैट इज रिलेटेड टू T, वो संबंधित है, समानता दर्शाता लिखने में आपको। इसलिए आप याद रख सकते हैं कि ये जो फ्यूमरेट नाम है वो किसका है, ट्रांस का है, और सिस का नाम क्या हो गया, मेलाइट। अब इसका क्या कराएंगे आप, विद्युत अपघटन कराएंगे। विद्युत अपघटन कराने पर क्या होता है, यही होता है ना। आप एल्केन वाली अभिक्रिया देख लीजिए, चाहे इसको, और उसमें था, इसमें द्विबंध है, उसमें नहीं था, ठीक है। इसको कल बताएंगे आपको, ये 5 विधियां खत्म हो जाएगी, उसके बाद रासायनिक गुण शुरू करेंगे, और परसों एल्काइन खत्म होगा आपका, ठीक है। याद करिएगा, सारा याद करके ही आइएगा कल आप।